Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu, and as you all know, today is the second class of the topic geometric progression. In last class we did from question number 1 to question number 21 from exercise 9.3, and in this class we are continuing from question number 22. So let's continue. Question number 22. If pth, qth and rth term of a GP are a, b, c respectively, prove that a raised to the power q minus r, b raised to the power r minus p, c raised to the power p minus q is equal to 1. So इस टाइप का क्वेश्चन हमने एपी वाली एक्सरसाइज में भी किया था, बट ये अब जीपी में आ गया तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें पीएथ टर्म की वैल्यू ए दे रखी है। देखिए स्मॉल ए का मैं यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगा, जनरली पीएथ टर्म हम ऐसे लिखते थे, बट क्योंकि पीएथ टर्म खुद ही ए दे रखी है तो मुझे यहां से कैपिटल ए का यूज करना होगा। और ऐसे ही qth term is given as b and rth term is given as c. Now what is the formula of nth term in GP? It is a r raised to the power n minus 1, right? So in this case अगर मुझे pth term चाहिए, so that will be a into r. मैं कैपिटल r क्यों यूज कर रहा हूं? Because small r जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। So a r raised to the power p minus 1, ऐसे ये qth टर्म बन जाएगा a r रेज टू द पावर q माइनस 1, और rth टर्म बन जाएगा a r रेज टू द पावर r माइनस 1। तो इस तरह से मेरे पास स्मॉल a, b और c की वैल्यूज आ गई है, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? जो प्रूव करना है उसकी LHS लेके वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक LHS. सो LHS इज a रेज टू द पावर q माइनस r, b रेज टू द पावर r माइनस p, c रेज टू द पावर p माइनस q, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में। अब यहां पे मैं स्मॉल a b c की ये वाली वैल्यूज डाल दूंगा। स्मॉल a की प्लेस पे आ जाएगा a r की पावर p माइनस 1 एंड देन होल रेज टू द पावर q माइनस r, देन स्मॉल b की जगह a r की पावर q माइनस 1 होल रेज टू द पावर r माइनस p, और फिर यहाँ पे a r की पावर r माइनस 1 मैंने c की वैल्यू डाली और होल रेज टू द पावर p माइनस q, राइट। अब इसके बाद आगे क्या करना है हमें पावर्स को सेपरेट कर देना है। ये a की पावर q माइनस r इंटू r की पावर में ऑलरेडी p माइनस 1 है, तो साथ में ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p माइनस 1 इंटू q माइनस r। देन वी हैव a रेज टू द पावर r माइनस p, और फिर r की पावर में ऑलरेडी q माइनस 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा r माइनस p, एंड देन लास्टली a रेज टू द पावर p माइनस q है, और साथ में r की पावर में ऑलरेडी r माइनस 1 है, साथ में मल्टीप्लाई में आ गया p माइनस q, ठीक है। मुझे इस पूरे की वैल्यू क्या प्रूव करनी है? 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए अब देखते हैं 1 के इक्वल प्रूव हो पाता है या नहीं हो पाता। नाउ व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में, ये तीनों का बेस जो है वो a है, तो अगर जब भी बेसिस सेम हो एंड टर्म्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड तो ऐसे केस में पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे a की पावर में ऑलरेडी q माइनस r है, उसमें हम ऐड कर देंगे r माइनस p और ऐड कर देंगे p माइनस q। तो इस तरह से a की पावर में ये सारी पावर्स ऐड हो गई। सेम उसी तरह कैपिटल R की पावर में ये जो कुछ भी है ये सब ऐड में कर देंगे। मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और मल्टीप्लाइंग दीज टू ब्रैकेट PQ माइनस PR देन माइनस Q प्लस R, तो ये बन गया इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके, और प्लस में आएगी ये वाली पावर, इनको भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बनेगा QR माइनस PQ देन माइनस r प्लस p, एंड लास्टली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, r को दोनों से करेंगे तो pr माइनस qr देन माइनस p प्लस q। अब हमें क्या करना है? इन पावर्स को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहाँ प्लस q से माइनस q, माइनस r से प्लस r और माइनस p से प्लस p कैंसिल हो गया, तो a की पावर में 0 रह गया। और इसी तरह कैपिटल R की पावर में देखिए, ये प्लस PQ से माइनस PQ कटेगा, माइनस PR से प्लस PR, माइनस Q से प्लस Q, देन प्लस R से माइनस R, देन QR से माइनस QR, और लास्टली ये P से माइनस P। तो एंड रिजल्ट यही होना चाहिए था, सारी टर्म्स कट जाएंगी। अब किसी की भी पावर में अगर 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1।
तो यही RHS के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से इजिली ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी। तो एक जीपी की फर्स्ट टर्म ए है और उसकी nth टर्म जो है वो बी है, एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो फर्स्ट से लेके nth टर्म तक सभी टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो p गिवन है, तो आपको प्रूव करना है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर n होगा। अब ये कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, आइए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय p, यहां पे p है क्या, p है a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 से लेके an तक, राइट। नाउ इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज टर्म, जो a1 है वो तो a ही रहेगा, फर्स्ट टर्म है, a2 विल बी ar, a3 विल बी ar स्क्वायर, एंड देन सो ऑन, लास्ट टर्म विल बी ar रेज टू द पावर n माइनस 1, राइट। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये सारी टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर दूंगा, यानी कि प्रोडक्ट को इस तरह से लिख दूंगा, लास्ट टर्म सबसे पहले आ जाएगी, सेकंड लास्ट टर्म सेकंड नंबर पे आ जाएगी। तो इनका ऑर्डर चेंज कर रहा हूं। हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, यानी ऑर्डर आगे पीछे कर दिया जाए तो मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर मैं इसको ऑर्डर चेंज कर देता हूं तो लास्ट टर्म सबसे पहले आ जाएगी और उसके बाद आएगी सेकेंड लास्ट, इससे जो प्रीवियस टर्म होगी उसमें आर की पावर इससे कम होगी, एंड दैट विल बी n माइनस 2, और उससे भी पहले जो टर्म होगी उसमें n माइनस 3 होगा, और चलते जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में ये टर्म आएगी a। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, हमें p स्क्वायर की जरूरत है। तो अगर मुझे p स्क्वायर लाना है तो इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो इससे क्या बन जाएगा, ये p इंटू पी विल बिकम p स्क्वायर। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स लाइक दिस, ये फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे, दैट विल बिकम a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1, देन इनको करेंगे आपस में, यहां पे भी आप देख सकते हो a का तो स्क्वायर बन जाएगा, r की पावर में क्या होगा, देखो ये r की पावर में 1 है और साथ में r की पावर में n माइनस 2 है, तो ऑब्वियसली r की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो n माइनस 2 में 1 ऐड करेंगे तो n माइनस 1 ही बचेगा, तो यानी कि ये टर्म भी सेम वही बन गई जो प्रीवियस वाली टर्म है। अब इसी तरह इनकी थर्ड टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे भी आप देख सकते हो a का स्क्वायर बनेगा और साथ में r स्क्वायर है और r की पावर n माइनस 3 है, ऐड करने पे r की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, और बिल्कुल लास्ट वाली टर्म को भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। तो सारी की सारी टर्म्स आप देख सकते हो बिल्कुल सेम बन गई। अब ये बताइए कितनी टर्म्स है, ये n टर्म्स है, क्योंकि n टाइम्स का प्रोडक्ट था ना। अब जैसे अगर हम x को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है x स्क्वायर, 3 बार मल्टीप्लाई करें x को तो बन जाता है x की पावर 3, 4 बार मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4, 10 बार मल्टीप्लाई करें x की पावर 10, ऐसे n बार मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n आएगा। तो ऐसे ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली n टाइम्स हो रहा है, तो इसको मैं a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1 होल रेज टू द पावर n लिख दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं इसमें और इसमें हम सिमिलैरिटी फाइंड कर सकते हैं कि आउटर स्ट्रक्चर जो है एक्सपोनेंट वाला स्ट्रक्चर वो बन चुका है, सिर्फ ये यहां पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो यहां मुझे क्या चाहिए, मुझे a और b चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो a तो मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट। अब a को छोड़ दे और जो बाकी की टर्म है वो कौन है, ये बाकी की टर्म जो है वो एक्चुअल में nth टर्म बन चुकी है, a इंटू an, और जो nth टर्म है वो क्वेश्चन में हमें b के इक्वल दे रखा है, दिया हुआ ना, nth टर्म इज b। तो दैट मीन्स अगर ये a है और साथ वाली nth टर्म को अगर मैं b लिख दूंगा तो ये बिल्कुल वही बन जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Okay, so moving on to this question, show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 by r raised to the power n। अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि a1 a2 से लेके an टर्म्स तक का सम, और उसके बाद अभी और आगे बढ़ रहे हैं an प्लस 1 an प्लस 2 से लेके a2n टर्म, यानी ये n टर्म्स तक की बात नहीं हो रही है, ये उसके बाद एक्स्ट्रा n टर्म्स और आ गई है, यानी टोटल 2n टर्म्स आ गई हैं।
क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि शो करिए कि पहली n टर्म्स का सम और n+1 से लेके 2n टर्म्स तक का सम, इन दोनों सम की जो रेशियो आएगी वो ये आनी चाहिए 1/r⁴n। तो अब ये कैसे आएगी, मैं पहले लिख लेता हूं व्हाट डू वी हैव टू प्रूव। देखिए यहां पे मुझे प्रूव करना है फर्स्ट 10 टर्म्स का सम यानी Sn। अब नेक्स्ट 10 टर्म्स के सम को कैसे लिखेंगे, ये टोटल सम यानी कि 2n टर्म्स, उसमें से पहली n का माइनस कर दो। टोटल में से इतना अगर मैं माइनस कर दूं तो यही बचेगा। अब टोटल टर्म्स का सम मैं लिखूंगा S2n और इतने टर्म्स का सम मैं लिखूंगा Sn। हाँ, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स और ये हो गया n+1 से लेके 2n टर्म्स तक का सम। हमें प्रूव करने की इसकी रेशियो ये आनी चाहिए, राइट। तो चलिए हम अब प्रूव करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक LHS एंड मैं Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। Sn का फॉर्मूला होता है a⁻n−1/r−1 अपॉन में S2n का फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, बस जहां पे n है उसकी प्लेस पे 2n डाल देंगे, दैट्स इट, और कोई फर्क तो नहीं होगा। तो ये एज इट इज आ गया, बस मैंने जहां पे n था उसकी जगह 2n डाला और माइनस Sn दोबारा से आ गया, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे एज इट इज। चलिए यहां तक आ गया। अब इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करना है, आप न्यूमरेटर को तो कुछ नहीं कर सकते, न्यूमरेटर अभी ऐसे ही रहने देंगे ना। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, इन दोनों में क्या कॉमन है, a/r−1 कॉमन है। तो अब यहां पे बचेगा क्या, r⁴2n−1 बचेगा और आगे माइनस के बाद ये ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे, -rn+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है और r-1 से r-1 भी कैंसिल हो गया, तो काफी कुछ कैंसिल हो चुका है। मेरे पास न्यूमरेटर में बचा r⁴n−1 और डिनोमिनेटर में है r⁴2n -r⁴n। अब इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कि कुछ कॉमन आ सकता है। हमेशा आपको याद होगा जो छोटी पावर होती है वही कॉमन निकलती है। अब 2n और n में छोटा कौन है, ऑब्वियसली n छोटा है, तो r⁴n अगर हम कॉमन निकालेंगे, ये 2n में से अगर n निकल गया तो अभी भी एक n बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि n+n मिला के ही 2n होता है। तो अगर मैंने n कॉमन निकाल लिया तो अंदर एक n बचेगा और यहां पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 लिखेंगे। नाउ व्हाट यू कैन सी, ये कट हो रहा है, तो कट होने के बाद क्या बचा, 1/r⁴n, जो कि हमें प्रूव भी करना है, तो यही इक्वल टू RHS है। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। ये आई होप ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन है इफ ABCD आर इन GP, तो ये प्रूव करके दिखाना है। अब एक चीज बेटा याद रख लो, इस पूरे चैप्टर में जब कभी भी आपको 4 टर्म्स GP में दे रखी होंगी ABCD और कुछ प्रूव दैट वाला क्वेश्चन होगा, तो वो हमेशा करने के लिए आप क्या करोगे, आप B की प्लेस पे AR डाल दो, क्योंकि B जो है वो सेकंड टर्म मानेंगे ना, A जो है वो तो फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट के बाद सेकंड टर्म AR होती है, और C जो है थर्ड टर्म है तो वो AR² हो जाएगा, और D जो है फोर्थ टर्म है वो AR³ हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हमेशा सब्स्टिट्यूट करना जब कभी भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आए और ABCD 4 टर्म्स GP में दे रखी हो। तो मैं इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करके ये प्रूव करूंगा। मैं LHS ले रहा हूं, LHS है a² + b² + c² इंटू b² + c² + d²। देखिए a² तो एज इट इज रहेगा, b की प्लेस पे AR डालेंगे और उसका स्क्वायर करके a² r² आएगा, और c की जगह इसका स्क्वायर करेंगे तो a² r4 आएगा। अब b² बन जाएगा a² r², c² बन जाएगा a² r4, और d का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो a² r6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से कॉमन आ जाएगा a², और इन सब में से कॉमन आ जाएगा a² r², तो यहां बचेगा 1 r² और r⁴4, यही कॉमन आएगा ना, राइट। a² सभी में कॉमन है और r की सबसे छोटी पावर जो है वो 2 ही है, तो r² ही कॉमन आएगा, तो ये बच गया। अब इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁴ r², और ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। यहां तक आ चुका है, मुझे प्रूव ये करना है। अब इसके बाद आगे प्रूव करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इसी को कंटिन्यू करके ये बनाओ, जो कि थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने वाला
तरीका है। और दूसरा वे है कि आप इसको यहीं पे छोड़ के RHS ले लो और उसमें BCD की ये वैल्यूज पुट करिए और पुट करने के बाद कॉमन निकालोगे तो यही बन जाएगा। तो दोनों वे सही है, जिस मर्जी वे से कर लो, मैं अभी इसी से ही आपको बनाना सिखाता हूं। सो इसकी हेल्प से अगर मुझे ये बनाना है तो सबसे पहले मैं देख सकता हूं मुझे होल का स्क्वायर चाहिए। ये स्क्वायर तो सिर्फ इसी ब्रैकेट का है, पूरी टर्म का तो नहीं है, बट इन सब में से स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ए स्क्वायर रह जाएगा, इसका स्क्वायर कॉमन निकालूंगा सिर्फ आर रह जाएगा, और इसके बाद ऐसे इस तरह से मैंने होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, राइट। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, ये ए स्क्वायर आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा ए स्क्वायर आर को 1 से करेंगे तो ए स्क्वायर आर, देन ए स्क्वायर आर को आर स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर आर क्यूब, देन ए स्क्वायर आर को आर 4 से करेंगे तो ए स्क्वायर आर 5। ये आ गया बेटा, ठीक है। अब इससे ये कैसे बनाए ये सोचना है आपने, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर मुझे इससे ये बनाना है तो पहली टर्म मुझे a इंटू बी चाहिए। देखो a को तो मैं यहां से मैं a को सेपरेट कर लूंगा, और a को सेपरेट करने के बाद जो बचेगा वो होगा AR, राइट। और अगर आप ध्यान से देखिए AR किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है, तो ये a इंटू बी बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। अब अगली टर्म आपको क्या बनानी है, BC। देखो B और C ये है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर आएगा और r की पावर 3 आएगी, और वही यहां पे दिया हुआ है, तो आप फिर a स्क्वायर आर क्यूब को इनके अकॉर्डिंग स्प्लिट करके लिख दो, यानी कि AR इंटू AR स्क्वायर। और लास्ट में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पे CD। देखो ये C है ये D है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर आएगा और r की पावर 5 बन जाएगी, और वही तो हमें दिया हुआ है, तो अपने आप वो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे स्प्लिट करूंगा, AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब, तो AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब का होल स्क्वायर। तो बस अब इसके बाद हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, a को a ही रहने देना है, AR की प्लेस पे हम डाल देंगे b, देन AR की प्लेस पे b, और AR स्क्वायर की प्लेस पे हम डाल देंगे c, क्योंकि AR स्क्वायर c की वैल्यू, ठीक है। अब AR स्क्वायर की जगह c रहेगा और AR क्यूब की जगह पे हम डाल देंगे d, तो ये होल स्क्वायर आ गया, और आप देख सकते हो यही हमें प्रूव करना है। सो दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए बेटा, इस क्लास में जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे प्रूव दैट पे बेस्ड है। लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा थी, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को ज्यादातर परेशानी होती है, ठीक है। बट आप वीडियो देखिए और साथ साथ में ये वाले क्वेश्चन करते जाइए। इनफैक्ट जब वीडियो फिनिश हो जाए तो एक बार सारे क्वेश्चन को खुद करने की ट्राई करना जरूर, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। और जितने भी आज की क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो हर किसी के एग्जाम में आएगा ही आएगा, जब भी जीपी वाला चैप्टर आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने एपी वाली एक्सरसाइज में भी किया था, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, कुछ नंबर्स इंसर्ट करने थे जिससे कि पूरी सीक्वेंस एक एपी बन जाए। यहां पे सिर्फ 2 नंबर इंसर्ट करने हैं 3 और 81 के बीच में, जिससे पूरी सीक्वेंस एक जीपी बननी चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब 3 और 81 के बीच में 2 नंबर इंसर्ट कर रहा हूं, एक एक्स और एक वाई, और इस तरह से कि ये एक जीपी बन जाएगी, ठीक है। ये एक जीपी है। अब इस जीपी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, एक तो हम फर्स्ट टर्म जानते हैं 3 है, इसके बाद हम nth टर्म यानी लास्ट टर्म जानते हैं 81, और हम ये भी जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो इसकी हेल्प से हम r निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं r। सो नाउ an की वैल्यू 81 है, an का फॉर्मूला होता है AR रेज़ टू द पावर n-1, a की वैल्यू 3 है, r हमें मालूम नहीं है, n जो है वो 4 है, तो 4 - 1 करने पे 3 आएगा, सामने 81, तो 3 से 81 कटेगा 27 पे, ठीक है। अब 27 किसका क्यूब होता है, ऑब्वियसली 3 का क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब कटेगा तो r की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें जब r पता चल चुका है तो किसी भी टर्म में r मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आती रहेगी। सो देयरफॉर अगर x निकालना है तो प्रीवियस टर्म में r मल्टीप्लाई करो यानी 3, तो ये 3 इंटू 3 करने पे 9 आ जाएगा। अब अगर y निकालना है तो x की वैल्यू में फिर से r मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना।
तो x की वैल्यू है 9, उसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27। अब 27 में अगर मैं फिर से 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो 81 बन जाता है। तो ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि हमने जो वैल्यूज निकाली है दोनों वैल्यूज वो बिल्कुल ठीक है। तो 9 और 27 दो ऐसे नंबर है जो अगर आप 3 और 81 के बीच में इंसर्ट करते हो तो पूरी सीक्वेंस एक जीपी बन जाती है। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसके जैसा आपने एक एपी वाली एक्सरसाइज में भी किया था जो क्वेश्चन नंबर 15 था। उसमें भी कुछ ऐसी ही टर्म थी, बट दैट टर्म वाज एक्चुअली इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, यानी एएम बिटवीन ए एंड बी। यहां पे ये जो टर्म है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, यानी कि जिसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में यूज नहीं किया था, तो यहां पे यूज होने वाला है। तो व्हाट इज गिवन टू अस कि ये जो अजीब सी दिखने वाली टर्म है पूरी की पूरी, दिस इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमें मालूम है, कितना होता है वो, रूट ए बी। ठीक है, तो ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। रूट ए बी कैन बी रिटन एज ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ। राइट, स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है कि एक्सपोनेंट में 1/2 है और दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में थी, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया दोनों का एक्सपोनेंट। अब आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ए रेस टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी रेस टू द पावर एन प्लस वन, ये पूरी एक सिंगल एंटाइटी है, ए की टर्म है। इस एक टर्म को जब आप ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर में ये हाफ ऐड हो जाएगा। तो ए की पावर पहले से एन थी और उसमें हाफ ऐड हो जाएगा, एन प्लस हाफ, और साथ में बी की पावर हाफ मल्टीप्लाई में रहेगा, प्लस ये पूरी टर्म जब आप बी की पावर एन से मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार ए की पावर हाफ एज इट इज रहेगा और बी की पावर में एन प्लस हाफ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई करूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से, तो जब एक्स वाई को एक्स से करोगे तो पावर किसकी चेंज होगी, सिर्फ एक्स की पावर 4 हो जाएगी, वाई तो एज इट इज लिखा रहेगा। फिर एक्स वाई को जब इससे करोगे तो इस बार एक्स की पावर वही रहेगी, वाई की पावर चेंज होके 4 बन जाएगी। तो सेम ऐसे ही मैंने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो सेम ऐसे ही रूल अप्लाई किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए, अब नाउ देयर आर 4 टर्म्स। अब जो आगे हमने स्टेप करने हैं वो बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हैं जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 में भी किए थे, इसी के जैसा जो क्वेश्चन था। हम देखेंगे इन चारों में ए की हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म कौन सी है, एंड दैट इज दिस वन। ए की पावर एन प्लस वन हाईएस्ट है, एन से बड़ी, एन प्लस वन से बड़ी और कोई टर्म नहीं है। और सेकेंड हाईएस्ट पावर ये है, यहां पे ए की पावर एन प्लस हाफ है। तो इन दोनों टर्म को एक साइड पे इकट्ठा ले आएंगे, तो यहां पे मेरे पास है ए की पावर एन प्लस वन और ये टर्म आके माइनस में आ जाएगी। ठीक है, और जो टर्म्स बची हैं उन्हें दूसरे साइड इकट्ठा कर लो। दूसरी साइड पे ऑलरेडी मेरे पास है ए की पावर हाफ, बी की पावर एन प्लस हाफ, और ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी एन प्लस वन। ठीक है, तो एक साइड पे ए की हाईएस्ट पावर और सेकंड हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स एक साथ आ गई हैं, और दूसरी साइड में बी की हाईएस्ट पावर और सेकंड हाईएस्ट पावर वाली टर्म एक साइड आ चुकी है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही वाला मेथड। इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है इन दोनों में, ए की पावर कॉमन है, पावर वो निकलती है जो छोटी हो कॉमन में। तो एन प्लस वन बड़ा है या एन प्लस हाफ बड़ा है, ऑब्वियसली एन प्लस वन बड़ा है, तो छोटी पावर एन प्लस हाफ हो गई, तो ये कॉमन आ जाएगी। तो अगर मैं ए की पावर एन प्लस हाफ कॉमन निकालता हूं यहां से, तो एन तो निकल गया, वन में से एक हाफ भी निकल गया, तो वन में से हाफ निकला तो एक हाफ बच जाएगा, तो 1/2, ए की पावर 1/2 बचेगा, और ये पूरी टर्म बाहर निकल चुकी है कॉमन, तो बचेगा सिर्फ ये, तो माइनस बी की पावर हाफ। और ऐसे ही सेम वे में इन दोनों में भी बी की जो स्मॉलर पावर है वो बाहर आएगी, तो एन प्लस हाफ और एन प्लस वन में से एन प्लस हाफ ही छोटा है, तो बी की पावर एन प्लस हाफ छोटा है, वो बाहर आ जाएगा। यहां पे बी की पावर एन प्लस हाफ बाहर आया तो ए की पावर हाफ बचेगी, माइनस यहां पे ए की पावर एन प्लस हाफ बाहर आया तो वन में से एक हाफ बच जाएगा, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये दोनों कट जाएंगे जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ लास्ट एक्सरसाइज। उसमें भी आप उसे दोबारा देखिए, बिल्कुल सेम ऐसे स्टेप चलेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एएम एंड जीएम का कंसेप्ट आपके स्कूल में करवाया, मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा क्योंकि कई स्कूल्स में वो कैंसिल करवा देते हैं, तो अगर करवाया गया तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ लास्ट एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए।
अब मुझे क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है और n जो है वो एक्सपोनेंट में है, और एक्सपोनेंट कब कंपेयर करते हैं हम, जब बेसिस सेम हो। ठीक है, अभी फिलहाल बेसिस सेम ही है, यहाँ पे a है बेस, यहाँ पे b है बेस। तो बेस सेम करने के लिए इसको मैं डिवाइड में लाऊंगा, तो ये भी बिल्कुल वही वाले स्टेप्स में यूज कर रहा हूं जो उस क्वेश्चन में भी किए थे। सामने 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको मैं लिख दूंगा a प्लस बी की पावर n प्लस हाफ, और 1 यहां पे मुझे एडवांटेज लेनी है 1 की, तो इससे मैं a बाई बी की पावर 0 लिख दूंगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 ही आता है। मगर क्योंकि सामने बेस a बाई बी था तो यहां पे भी मैंने बेस a बाई बी बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों को कंपेयर। तो कंपेयरिंग करेंगे तो n प्लस हाफ इक्वल टू 0 आएगा, जिससे n की वैल्यू बन जाएगी माइनस हाफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का परहैप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं लेट द टू नंबर्स बी a एंड b, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है। और फिर हमें शो करना है कि जो दोनों नंबर्स है वो इस रेशो में है, यानी a और b की रेशो ये प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव करेंगे आइए जानते हैं। अब यहां पे ये प्रूव करने के लिए मैं एक स्पेशल रेशो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी होती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसका यूज करने वाला हूं। इन केस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, जब कभी भी कोई दो रेशोज इक्वल हो तो एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, और एक और रूल होता है जिसका नाम होता है डिविडेंडो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन में यूज करूंगा। ऐसा करने में क्या होता है कि दोनों साइड पे न्यूमरेटर में आ जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सामने भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहां पे भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जब भी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों साइड पे अप्लाई करना है, किसी एक साइड पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, दोनों पे एक साथ ही लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर प्लस ही होगा हर बार और नीचे माइनस ही होगा, आप ऊपर माइनस और नीचे प्लस भी कर सकते हैं, बट दोनों साइड एक जैसा करना। अगर ऊपर प्लस लिखा है तो उधर भी ऊपर प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपोजिट मत करना कि इधर प्लस कर दिया और इधर माइनस कर दिया, दैट विल बी रॉन्ग। तो ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो इस रूल का मैं यूज करके ये प्रूव करने वाला हूं। कैसे अप्लाई करूंगा और ये कैसे प्रूव होगा आइए देखते हैं। मैं अब a प्लस बी के नीचे यहां से रूट ए बी को नीचे ले जाऊंगा ऐसे। ठीक है, क्यों लेके गया वो भी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। और ये 6 में से एक 2 भी नीचे ले जाऊंगा, तो यहां पे 3 बचेगा, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करने पे यही आ रहा है। अब ये 2 रूट ए बी नीचे क्यों लेके गए, अगेन नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। ओके, अब इसके बाद मैं अप्लाई कर रहा हूं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के लिए। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं जब भी आप दोनों साइड पे कोई दो रेशोज इक्वल हो, यहां कुछ नहीं है नीचे, तो नीचे 1 माना जाएगा ऑब्वियसली। तो दोनों साइड पे ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर आ गया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे आ गया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऐसे ही सेम यहां पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये आ गई वैल्यूज। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हो ये न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म है ना। तो इसीलिए मैं ये 2 रूट ए बी को नीचे लाया था होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए। अब ये बन चुका है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया। तो होल स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं, एक साथ लिख देते हैं, और सामने आ जाएगा 4/2, 4/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा। अब ये स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बना देंगे, तो दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2।
ठीक है, प्लस माइनस √2 आ गया। अब इसमें से एक केस ले लेंगे, केस 1 ले लेते हैं पहले हम, प्लस वाला। आप चाहे प्लस ले लो पहले, चाहे माइनस ले लो, दोनों से ही प्रूव हो जाएगा ये। ठीक है, तो केस 1 ले लिया हमने √2 के इक्वल। याद रखिए मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ए और बी की रेशो चाहिए ये, यानी ऊपर सिर्फ ए होना चाहिए, नीचे सिर्फ बी, तभी तो ए अपॉन बी की रेशो आएगी। ठीक है, तो मुझे ऊपर से बी को कैंसिल करना है और नीचे से ए को कैंसिल करना है। तो ये चीज अचीव करने के लिए मैं दोबारा से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर रहा हूं दोबारा से। तो ऐसा करने में क्या बनेगा, ये है न्यूमरेटर, इसमें ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम वे में यहां पे आ जाएगा √2 + 1 अपॉन √2 - 1, क्योंकि नीचे इसके कुछ भी टर्म नहीं है। ओके, अब मैं अगर इनको सॉल्व करूं तो √b से √b कटेगा, एज एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। यहां पे माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, तो √a नेगेटिव हो जाएगा, √b पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस बार √a कट जाएगा। तो यहां न्यूमरेटर में बचेगा 2√a और नीचे √b और √b मिलके 2√b, और सामने आ गया है √2 + 1 अपॉन √2 - 1, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब क्योंकि मुझे a और b की रेशियो चाहिए तो ये रूट को हटाना पड़ेगा, तो रूट हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो सभी टर्म्स का स्क्वायर कर देते हैं, इंडिविजुअल स्क्वायर कर देता हूं मैं सभी का ऐसे, क्योंकि अभी हमें यहां पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो a/b आ जाएगा। अब यहां पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a² + b² + 2ab करेंगे तो 2√2, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया a/b इक्वल टू, ये दोनों लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगी तो 2 + 1 3 बन जाएगा, और नीचे भी 3 बन जाएगा। अब ये प्रूव हो चुका है, बट अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने सिर्फ केस 1 किया है। अब आपका असाइनमेंट है, आप केस 2 अपने आप करें, यहां पे 2 की बजाय -2 ले और बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करिए, उससे भी आंसर यही आएगा, बट दोनों नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। बट इन्होंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि पहला नंबर ए है कि दूसरा नंबर ए है, तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आप रेशो में चाहे पहले प्लस ले आओ बाद में माइनस, या फिर पहले माइनस ले आओ बाद में प्लस, दोनों ही आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। ठीक है, तो इसका केस 2 भी आप परफॉर्म करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है, ये मैंने देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे स्कूल्स में ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 29 में, if a and g be am and gm between two positive numbers, तो कोई दो पॉजिटिव नंबर है, उनके अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कैपिटल ए दे रखी है और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कैपिटल जी दे रखी है, तो हमें प्रूव करना है कि वो जो दोनों नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज ये आएंगी। तो अगेन ये भी प्रूव दैट वाला इक्वेशन है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले तो दो नंबर्स को कुछ लेट कर लेते हैं, लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी x एंड y। अब हमें दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन की वैल्यू a है। अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टू नंबर्स अपॉन 2, यानी कि a + b/2 होता है, बट यहां पे नंबर्स x और y हैं, तो x + y/2 इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब इससे मैं एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा, ये 2a, तो यहां से मैं से y की वैल्यू निकाल लेता हूं 2a - x। ठीक है, सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसका मैं आगे यूज करने वाला हूं। नाउ ज्योमेट्रिक मीन हमें दे रखा है g, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला √a भी होता है, बट इन दिस केस इट विल बी √xy। अब रूट हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने एब्रीविएशन यहां पे यूज की है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो xy, और सॉरी मैंने पहले ही कर दिया इनफैक्ट, तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो g का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे दो वेरिएबल है, सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए मुझे इक्वेशन 1 का यूज करना पड़ेगा। सो यूजिंग इक्वेशन 1, y की वैल्यू आ जाएगी ये, तो 2a - x इज इक्वल टू g²। इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2ax - x² इज इक्वल टू g²। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले रही है, दोनों x² को मैं पॉजिटिव रखूंगा तो उस साइड ले जाते हैं सभी को, तो ये बन जाएगा x² - 2ax + g² = 0। अब यहां पे मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है,
तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। अब मुझे इन सब की वैल्यू डालनी पड़ेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की प्लेस पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, b की प्लेस पे माइनस 2a, c की प्लेस पे कौन है जी स्क्वायर, तो पहले b की जगह पे कौन आएगा माइनस 2a, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर करना है तो माइनस 2a का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू जी स्क्वायर है और अपॉन 2a की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, बाहर माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, 2a प्लस माइनस, और इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर बाई 2, ये आ रही है वैल्यू, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट में से 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, बट रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 2 ही बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2। अब आप देख सकते हो 2 को कॉमन निकाला जा सकता है और नीचे वाले 2 से काटा भी जा सकता है, तो अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर आ जाएगा a प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहां पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमें कर लेनी चाहिए क्योंकि जो प्रूव करना है वो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस और इसकी वैल्यू a प्लस जी a माइनस जी, तो इसका मतलब जो x है यानी जो पहला नंबर मैंने माना है वो या तो a प्लस आगे रूट वाली ये वाली टर्म हो गई या फिर a माइनस ही होगा, ठीक है। बट अभी हमने सेकेंड नंबर नहीं निकाला, सेकेंड नंबर भी निकालना है, वो कैसे निकलेगा इस इक्वेशन से। तो अब अगर मैं यूज करता हूं इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू थी 2a माइनस x की जगह पे मैं ये डाल दूंगा, तो a प्लस माइनस अंडर रूट में यही पूरी टर्म आएगी, मैं थोड़ा सा स्पेस कम है शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ओके। अब इसके बाद जब आप माइनस का साइन ब्रैकेट में लेके जाओगे तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस ए हो जाएगा और प्लस माइनस की जगह पे माइनस प्लस बन जाएगा और आगे रूट में वही आएगा a प्लस जी और a माइनस जी। अब 2a माइनस ए होता है और साथ में माइनस प्लस और फिर रूट में a प्लस जी और a माइनस जी, इसकी भी वैल्यू वही आ गई जो x की आई है, राइट। ये डिफरेंट है, डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, आप इनके साइन को जरा यहां पे नोटिस करिए, यहां पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस और इधर ऊपर माइनस है नीचे प्लस, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि जब आप x की वैल्यू a प्लस रूट में ये वाली टर्म लोगे तो फिर y की वैल्यू a माइनस दिस होगा, ठीक है। तो जब x को प्लस वाली टर्म में ले रहे हो तो y नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप x को नेगेटिव ले रहे हो तो y पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि दोनों नंबर जो है यही है, एक पॉजिटिव वाला है एक नेगेटिव वाला है, और यही तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में द नंबर ऑफ बैक्टीरिया गिवन है, एक सर्टेन कल्चर में इनिशियली 30 है, तो एक कोई कल्चर है जिसमें 30 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनिशियली, विच डबल्स एवरी आवर, यानी हर एक घंटे में वो डबल हो जाएंगे, यानी कि एक घंटे के बाद कितने हो जाएंगे 60, 30 का डबल, फिर अगले एक घंटे में 60 का भी डबल हो जाएगा 120, फिर उसके एक घंटे बाद 120 का भी डबल हो जाएगा 240, इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। आपको बताना है सेकेंड आवर के एंड में कितने होंगे, फोर्थ आवर के एंड में कितने होंगे और nth आवर के एंड में कितने होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर एवरी आवर। तो बेटा देखो ये स्टार्टिंग में जो 30 है ना ये इनिशियल है, ठीक है, इनिशियली, फिर 60 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, तो ये एक तरह से एक जीपी बन गया जिसका a 30 है और r की वैल्यू 60/30 करके 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक जीपी बन चुका है। अब अगर मुझे बताना है सेकेंड आवर के बाद कितने होंगे, तो वो तो साफ साफ पता चल रहा है 120 होंगे। 60 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 30 है ये आफ्टर 1 आवर नहीं है, ये इनिशियल है, यानी 0th आवर पे, जब टाइम 0 था उस टाइम 30 थे, जब टाइम 1 आवर हो गया तो 60 बन गए, ठीक है। तो अगर मुझे बताना है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर सेकेंड आवर, तो सेकेंड आवर के बाद अगर निकालना है तो उसके लिए 1 2 थर्ड टर्म चाहिए होगी,
और थर्ड टर्म हम निकाल लेंगे ए आर की पावर एन माइनस वन ए आर स्क्वायर। अब ए कितना है 30, आर कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो 120 आ रहा है, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये तो ठीक है मुझे, पर ये जनरलाइज करनी है क्योंकि फोर्थ आवर के बाद भी पूछा है। अब जैसे सेकेंड आवर के बाद वाला निकालना था तो मैंने थर्ड टर्म ली, तो फोर्थ आवर के बाद निकालना है तो मुझे फिफ्थ टर्म लेनी पड़ेगी। फिफ्थ टर्म यानी ए आर की पावर 4, 30 इंटू 2 का 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 होता है 16, अब 16 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। तो आफ्टर फोर्थ आवर ये है। एंड नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर nth आवर भी पूछा है। तो बेटा अगर सेकेंड टर्म के लिए, सेकेंड आवर के लिए थर्ड टर्म निकाली थी, फोर्थ आवर के लिए फिफ्थ टर्म निकाली थी, तो यानी एक अगली टर्म निकालनी है, तो nth आवर के लिए मैं n+1th टर्म निकालूंगा। अब n+1th टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर n+1 - 1, यही बनेगा। तो इसमें 1 से 1 कट जाएगा, ए आर की पावर n आ जाएगा, और a जो है वो 30 है और r जो है वो 2 है। बस ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, इसके आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो ये है नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर nth आवर, यानी ये जनरल नंबर ऑफ बैक्टीरिया आ गए। अगर आपको आफ्टर 2 आवर निकालना है तो यहाँ n की जगह 2 डाल दो, ये आंसर बन जाएगा। आफ्टर फोर्थ आवर निकालना है तो n की जगह 4 डाल दो, ये बन जाएगा। आफ्टर 10th आवर निकालना है तो यहाँ पे n की जगह 10 डाल देना। 10 डालोगे 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, उसे 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30720, दैट विल बी द आंसर। तो इस तरह आप किसी भी आवर के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे वो इस जनरल फॉर्मूला की हेल्प से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31, what will rupees 500 amount to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest at the rate of 10% compounded annually? तो 500 रुपीज को बैंक में डिपॉजिट किया 10 साल के लिए, और जो बैंक है वो हर साल 10% इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपाउंडेड एनुअली। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट है। आई होप आप सब लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस जानते होंगे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर प्रिंसिपल 100 है और 5% इंटरेस्ट मिल रहा हो हर साल, तो पहले साल 5 रुपीज मिलेगा, दूसरे साल फिर से 5 रुपीज मिलेगा, तीसरे साल फिर से 5 रुपीज मिलेगा, तो हर साल सिर्फ 5 रुपीज ही मिलता रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल 100 ही रहेगा। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में आपने 100 रुपीज पे डिपॉजिट किए, पहले साल के एंड में 5 रुपीज इंटरेस्ट मिला, ये इंटरेस्ट जो है ये प्रिंसिपल में ऐड होके प्रिंसिपल बढ़ के 105 बन जाएगा। यानी जो 100 रुपीज थे वो 105 बन गए और अब 105 पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जो भी अगले साल इंटरेस्ट आएगा वो फिर से प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। वैसे तो अपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ऑलरेडी एक फॉर्मूला पड़ा भी हुआ है। अमाउंट का एक फॉर्मूला होता था P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर दे तो एक ही स्टेप के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, बट वहां पे किसी भी तरह से जीपी तो इन्वॉल्व होगा नहीं। तो जीपी की इन्वॉल्वमेंट करनी है तो हमें ये पूरा स्क्रैच से सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, अगर मुझे निकालना हो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर तो वो आ जाएगा 500 पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू टाइम है 1/100, तो P इंटू R इंटू T बाई 100 मैंने अप्लाई किया तो ये कटेगा, तो दैट विल बी 50 रुपीज आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 500 आपने डिपॉजिट किया था, बीच में 50 ऐड हो जाएगा तो 550 रुपीज बन जाएंगे, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना हो कि व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, तो देखिए 550 रुपीज तो आपका ऑलरेडी पहले से ही था, अब इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 550 इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कटिंग कर लेता हूं यहां से, तो 55 इसमें ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 605। तो 605 रुपीज बन गए आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने थे 500, स्टार्टिंग में 500 थे, आफ्टर 1 ईयर हो गए 550, ठीक है। आफ्टर सेकेंड ईयर हो गए 605। सो देयरफॉर अमाउंट आफ्टर ईच ईयर कितना आ रहा है, स्टार्टिंग में 500 है, ये आफ्टर ईच ईयर नहीं है, ये तो इनिशियली है, ठीक है ना।
इनिशियली 500 है, उसके बाद 550 हो गया, फिर 605 हो गया, ये चल गया। अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये जीपी बन रही है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं A2 बाय A1 करके देखूंगा। तो 550 बाय 500 अगर मैं करता हूं तो 0 से 0 घटेगा, देन ये 5 के टेबल से घटेगा तो 11 बाय 10, तो यानी 1.1 आ रहा है। अब मैं A3 बाय A2 करके भी देख लेता हूं। 605 को 550 से डिवाइड, अब ये तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, 5 के टेबल से काटता हूं पहले मैं। तो 5 के टेबल से काटेंगे तो 1 2 1 और ये आ जाएगा ये। अब ये 11 के टेबल से कटेगा, 11 इंटू 11 होता है 21, 11 इंटू 10 होता है ये, तो ये भी 1.1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरा एक जीपी बन गया। हमें आफ्टर 10 ईयर्स निकालना है ना, तो हम आफ्टर 10 ईयर बड़ी आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि हमने जीपी बना लिया ये। चलिए आफ्टर 10 ईयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सिंस पहले मैं लिख देता हूं A2 बाय A1 इज इक्वल टू A3 बाय A2 है, तो दैट मीन्स दिस इज अ जीपी। ठीक है, अब मुझे अगर निकालना है अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, अब यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ये जो 500 था ये 0th ईयर पे था स्टार्टिंग में। आफ्टर 1 ईयर निकालने के लिए सेकंड टर्म चाहिए, आफ्टर 2 ईयर निकालने के लिए थर्ड टर्म चाहिए। तो ऐसे अगर मुझे आफ्टर 10 ईयर चाहिए तो उसके लिए 11th टर्म निकालनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, जस्ट लाइक हमने वो बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है। तो अब 11th टर्म का फॉर्मूला होगा a r की पावर 11 माइनस 1। अब a की वैल्यू है 500, ठीक है ना, स्टार्टिंग में 500 है, r की वैल्यू है 1.1 और पावर में आ जाएगा 10। दैट्स इट, इतना ही हम लिखेंगे, इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। बहुत बड़ी वैल्यू है क्योंकि ये 1.1 के बाद 10 सॉल्व करना आसान नहीं है, बहुत लंबी वैल्यू आ जाएगी, तो ये ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो चुका है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए इस एक्सरसाइज के और इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 32, द लास्ट क्वेश्चन। इफ am and gm of roots of a quadratic equation are 8 and 5, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। वो दोनों रूट्स का am और gm दे रखा है, am की वैल्यू 8 है, gm की वैल्यू 5 है। इससे आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाएंगे, पहले मैं लिख लेता हूं, लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, आपको याद होगा 10th में भी हम अल्फा एंड बीटा लेके करते थे। तो इसके बाद हमें अरिथमेटिक मीन दे रखा है 8। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, तो यहां पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब यहां से मुझे बीटा की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में पुट करनी है या नहीं। देखिए, अगर तो मुझे दोनों रूट्स निकालने होते तो डेफिनेटली ये करना पड़ता, मगर मुझे रूट्स नहीं निकालने, मुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। वो कैसे निकलेगी अभी पता चल जाएगा। तो ये फिलहाल मेरे पास आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा 16 है। ठीक है, अब इसी तरह हमें ज्योमेट्रिक मीन भी दे रखा है 5। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अंडर रूट ए बी होता है, तो अंडर रूट अल्फा बीटा, यहां पे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब इसका यूज क्या करना है बेटा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। वी नो दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, कौन सा रिलेशन हम यूज करते हैं आपको याद होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्योंकि इक्वेशन बनानी है तो इक्वल टू 0 डालेंगे, तो यहां पे k लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पॉलिनोमियल बनाना हो तो k लगाना पड़ेगा। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सम ऑफ जीरोस का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, राइट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हुआ अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, तो ये बन जाएगा, यहां पे आ गया 16x और ये बन गया 25 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का am 8 आएगा और gm 5 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये आज की एक्सरसाइज में किए हुए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। खासकर क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 28 तक जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 28 के बाद वाले 3-4 जो क्वेश्चन है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं।
मैं उसी के बेसिस पे आपको बता रहा हूं। वैसे हमें करना तो हर एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में किए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस पे बेस्ड, मिसलेनियस के अंदर से जीपी वाले क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।